World Heart Day is celebrated and organized by the World Heart Federation. ये दिन लोगों को हार्ट डिजीज के बारे में जानकारी देने के लिए मनाया जाता है, जो कि मृत्यु का एक काफी बड़ा कारण है। ये दिन हाईलाइट करता है इस बात को कि अपनी लाइफस्टाइल में हम अपनी जीवन शैली में हम अगर थोड़ा सा भी बदलाव करते हैं तो इनसे सीवीडीज को रोका जा सकता है। एक एस्टिमेट लगाया गया है कि स्ट्रोक से होने वाली 80% प्रीमेच्योर डेथ्स को रोका जा सकता है। In 2016, CVDs contributed to 28.1% of the total deaths as compared to 15.2% in 1990. इसके अलावा पंजाब, केरला और तमिलनाडु में सीवीडी की प्रेवलेंस प्रति 1 लाख लोगों पर कम से कम 5,000 है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ही एकमात्र ऐसे 2 राज्य हैं जहां सीवीडी का प्रेवलेंस प्रति 1 लाख लोगों पर 3,000 से कम है। मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड हार्ट अवेयरनेस सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हेल्दी हार्ट के लिए अवेयरनेस लाने और दुनिया को हार्ट डिजीजेस के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अनिर्बान विश्वास जी से। डॉक्टर अनिर्बान विश्वास नेशनल हेल्थ हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में एक सीनियर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट और प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनके पास 18 वर्षों से अधिक वर्षों का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और दुनिया भर के 35 देशों के 20,000 से अधिक पेशेंट्स का आपने इलाज किया है। He has been ranked 7th in state PMT Governors Medal. He has also been named in Limca Book of World Records 2016. He has got National Healthcare Award, Best Endocrinologist and Preventive Cardiologist in Delhi in 2020. Welcome to MediCircle, Dr. Anirban Viswas. We are really privileged to have such an accomplished doctor amidst us. Welcome, sir. Thank you, Aprajita. तो सर, मैं आपके स्वागत के साथ ही आपसे पहले प्रश्न की तरफ तुरंत जाना चाहूंगी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कुछ इस पे प्रकाश डालिए प्लीज। जी हाँ, कोरोनरी हार्ट डिजीज के बारे में आपने बताया, पर आज की डेट में ये बढ़ता ही जा रहा है। हमारे देश में ये एक प्रमुख कारण है मौत का और डिसेबिलिटी का। डिसेबिलिटी मतलब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, काम काज के लायक नहीं रहते। तो प्रमुख कारण 8 हैं, जिसमें सबसे पहला तो जेनेटिक फैक्टर है, जिसमें इसको हम बोलते हैं अनमॉडिफाइबल फैक्टर। मतलब ये बहुत हद तक वंशानुगत होता है, जेनेटिक, कि आपके खानदान में ये आपके पिताजी को, आपके माताजी को या उनसे भी पहले आपके दादा-दादी किसी को था, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके होने के। दूसरा फैक्टर जो है वो है कि ये एज के साथ बढ़ता जाता है। ये भी अनमॉडिफाइबल फैक्टर है। जैसे-जैसे आपका एज बढ़ता है, आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा एथनिसिटी की बात भी हम लोग करते हैं कि कुछ लोग जैसे जो कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। पर्टिकुलरली जो मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि साउथ एशियन पैराडॉक्स, मतलब साउथ एशिया के लोगों को ये ज़्यादा बीमारी होती है। इन स्पाइट ऑफ दे आर नॉट टेकिंग टू मच ऑफ मतलब जंक फूड या बाहर का खाना नहीं खाने के बावजूद भी यहाँ के लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी शामिल है। इसके अलावा जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, उनमें सबसे प्रमुख है कि हमारा लाइफस्टाइल, कि जो लोग सुस्त होते हैं, जो एक्टिव नहीं रहते और वॉक या कोई एक्सरसाइज या कोई और एक्टिविटी नहीं करते, उनमें होने में ये मतलब ज़्यादा रिस्क है उनको। दूसरे नंबर पे जो लोग स्मोक करते हैं या ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, उनमें भी ये होता है। चौथे नंबर पे जिन लोगों का खान-पान डाइट सही नहीं है और ये जंक फूड या बहुत ज़्यादा ऑयली या अनहेल्दी फूड खाते हैं, उसकी वजह से उनमें ये बीमारी हो सकती है। उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है। इसके अलावा जो एक और फैक्टर है, वो है कि कई लोगों में डायबिटीज़ या कोई जैसे कोलेस्ट्रॉल, ये दूसरी बीमारी होती है, जिसकी वजह से फिर उनको सीएडी हो जाता है, क्योंकि इससे रिस्क
बढ़ जाता है सीएडी होने का। तो देखा जाए तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जी। हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारे इन बीमारियों में आते हैं। तो इन बीमारियों से भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है। जी, बिल्कुल। और मेरा अगला प्रश्न वैसे यही था आपसे कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से वाक़ई व्यक्ति का हेल्दी हार्ट खराब हो जाता है। तो आपने बताया कि एक अच्छा बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो इसमें एक्चुअली क्या एडवर्सली इफ़ेक्ट होता है? और जो लोग इसका दावा करते हैं कि नहीं, वाइन पीने से तो कुछ नहीं होता है और ये पीने से होता है, वो नहीं पीने से होता है या इतनी मात्रा पीने से होता है। तो क्या इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक रीज़न होता है या सिर्फ़ ये बहाने और एक्सक्यूज़ होते हैं लोगों के? नहीं, ये कहना सही भी है कि कुछ वाइन्स में जैसे रेस्वेराट्रोल होता है या जो फ्रूट बेस्ड और प्लांट बेस्ड होते हैं, उनमें कुछ फाइटोफिनॉल्स बोलते हैं, जिनका कुछ प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। बट ओवरऑल हम जब अल्कोहल की बात करते हैं एज़ अ क्लास, तो ज ज़्यादातर लोग जो वाइन या अल्कोहल लेते हैं, उसमें ऐसा कोई अ, हेल्थ प्रोटेक्टिव बेनिफिट इफ़ेक्ट नहीं नहीं होता पाया है। जाता। हाँ, जी, जी। तो अमूमन हम यही कहना चाहेंगे, बट इट इज़ नॉट अ ब्लैंकेट बैन। लेकिन हाँ, अधिकतर अल्कोहल से हार्ट रिस्क रिस्क नहीं बढ़ता होता। है। क्योंकि राइट। सिंपल है कि अल्कोहल जो है वो हमारे लिवर को डैमेज करता है, और लिवर है जो हमारे फैट को मेटाबॉलाइज़ करता है। उसको मेटाबॉलिज़्म का मेन सेंटर लिवर है। हुँ, तो अगर हुँ। लिवर ठीक से काम नहीं कर पाएगा, तो आगे जाके आपको फैट डिपॉज़िट्स होगा, और फैट ऑक्सीडाइज़्ड फैट ही जाके वो धमनियों में चिपक जाती है, जी। जिसको हम प्लाक बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। और सीएडी मतलब क्रोनिक एथेरोस्क्लेरोटिक डिज़ीज़। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जिस भी कारण से बढ़ता है, हाँ, वो हाँ। चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। स्मोकिंग में भी सेम ऑक्सीडाइज़्ड रेडिकल्स होते हैं, मतलब जो स्मोक करते हैं, हुँ, हुँ। उनमें कई अल्कलॉइड्स वगैरह उनके अंदर एंट्री करते हैं, जिससे ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस होता है, और जिससे ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये चिपक जाता है हमारे आर्टरीज़ में। तो हार्ट की आर्टरीज़ भी इसमें शामिल है, और इससे ब्लॉकेज होता है। तो ये हमें सब ध्यान रखना चाहिए इस बात का। जी। तो चलिए, ये आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आगे से हमें पता है कि हमें ऐसे व्यक्तियों को क्या जवाब देना है। तो मैं आपसे जी। चाहूँगी कि सर ऐसी कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ेज़ के ट्रीटमेंट्स के बारे में कुछ बताइए? ट्रीटमेंट तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये बहुत एज ओल्ड सेइंग है। तो मैं भी इस पे यकीन करता हूँ, और हम सबको इस पे यकीन करना चाहिए। तो जो 2 अनमॉडिफाइबल फैक्टर है, जैसे हमारा जेनेटिक और हमारा एज, उस पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर बाकी चीज़ों पे हम काबू रख सकते हैं, जैसे हमारा खान-पान, हमारा रहन-सहन। हम अगर कोई और दूसरी बीमारियाँ हैं हमें, तो उसको हम कंट्रोल में रखें, काबू में रखें। और जो व्यसन है, स्मोकिंग, अल्कोहल, इसको हम ना करें, या अगर करते हैं तो इसको धीरे-धीरे कम करके छोड़ने का प्रयास करें। ये सब पॉसिबल है, और हम इसे कर सकते हैं। अपना अ, नियमित चेकअप कराएँ। आजकल बहुत अच्छे पैकेजेज़ अवेलेबल हैं इंडिया में, अब सबको इस बारे में जागरूक हैं, ये अच्छी बात है। तो एक हार्ट पैकेज हम करा सकते हैं आफ्टर द एज ऑफ 40, इवन लेस देन दैट। हम भी देखते हैं कि यंग लोगों में भी अब हार्ट डिजीज़ हो रहा है, तो इवन आफ्टर एज ऑफ 30 आल्सो वी कैन गो फॉर एनुअल हार्ट चेकअप, हेल्दी हार्ट चेकअप, जो आपके नियर बाय किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में अवेलेबल है, तो ये आप करा सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात तो मेजर 4 इश्यूज़ हैं जिनको हमें ट्रीट करना है, तो अपने आप ही ठीक हो जाता है, करीब-करीब इसका रिस्क कम हो जाता है। पहला है ब्लड प्रेशर, सेकंड डायबिटीज़, थर्ड कोलेस्ट्रॉल, और फोर्थ ओबेसिटी। तो ये चारों को हम अगर काबू में रखें, तो इसके लिए वही है कि आपको अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करना है, और इसके बावजूद भी नहीं होता है, तो हमें डॉक्टर की सलाह से इनको कंट्रोल में करना चाहिए। वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे काबू में रख सकते हैं। और अगर ये काबू में रहते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको कार्डियक रिस्क बहुत कम हो जाता है।
बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया ये। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि सर हार्ट डिजीज़ेज़ के रिस्क को कम करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कौन से डाइटरी चेंजेस करने चाहिए? मतलब मूल रूप से खान-पान में क्या बदलाव लाना चाहिए? ये आप बताएँ प्लीज़। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये रोज़ ही मुझसे ये पूछा जाता है। तो सबसे पहली मैं ये बात कहना चाहूँगा हमें वही खाना अपनाना चाहिए जो हमारे पूर्वज खाते आए हैं और जो मतलब घर का खाना। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो फूड सोर्स है वो अनअडल्टरेटेड हो, जहाँ तक पॉसिबल हो ऑर्गेनिक हो, और जो हम खाना बनाते हैं उसे हम सही तरीके से बनाएँ। सही तरीका मतलब ये कि उसे बहुत ज़्यादा ना हीट करें, ना पकाएँ, जैसे बहुत देर तक हम खाने को ना पकाएँ या बहुत ज़्यादा ऑयल या मसालों का इस्तेमाल ना करें। जी, तो कीप इट सिंपल, तो इस तरह से है। और दूसरा है कि जो वेजिटेबल्स और रॉ फूड है जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसकी अ, मात्रा हमें खाने में बढ़ानी चाहिए, इसके अलग फ़ायदे हैं। और जो भी पैकेज्ड फूड हैं, चाहे वो ब्रेड हो या बिस्किट्स या मिक्सचर या जो भी अचार, पापड़, इनमें प्रोसेस्ड फूड या पैकेज्ड फूड या फ्रोज़न फूड, ये सब भी काफ़ी हद तक इसमें सॉल्ट और दूसरे चीज़ें मिली हुई होती हैं, जिससे हम ट्रांस फैट कहते हैं, जिसको ये अक्सर लेबल भी नहीं करते हैं क्योंकि हमारी सिस्टम प्रणाली उतनी अच्छी कारगर नहीं है और इन सब वजह से इनसे खान-पान का रिस्क बढ़ता है। और बाहर भोजन करें तो भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कुछ ना खाएँ जो अ, हमारे सेहत को नुकसान पहुँचता है। जी, बिल अमूमन हम सबको पता ही है कि क्या चीज़ हमारे लिए हेल्दी है, नहीं है। और अगर इस पे कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे वेबसाइट से भी आप डाइट वगैरह चार्ट ले सकते हैं, जिससे आप फ़ॉलो कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.bestdiabetologistinddelhi.com। इसपे मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स और ये लिखे हैं, मेरे वीडियोज़ भी हैं, तो वो आप फ़ॉलो कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें स्वस्थ खाना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और स्मोकिंग, अल्कोहल से ना नाता तोड़ लेना चाहिए। ये 3 चीज़ सबसे वाइटल है। तो श्योर ये आपकी हिदायत जो जानकारी के साथ आपने दी है, ये हमारे सभी दर्शक जो मेडी सर्कल के माध्यम से आज आपको सुन रहे हैं, वो ज़रूर इसे फ़ॉलो करेंगे और आई एम श्योर हेल्दी लाइफ़स्टाइल का कोई और अल्टरनेटिव नहीं है और जितनी जल्दी इसकी शुरुआत की जाए उतना बेहतर है। तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और आगे की पीढ़ियों को भी एक अच्छी मिसाल दे सकते हैं। सो थैंक यू सो बिल्कुल, मैं पूरा सहमत हूँ इस बात से। जी, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद, अपना अमूल्य समय देने के लिए। इट वाज़ रियली अ प्लेज़र हैविंग यू ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्ते।